सभी जनों को राम राम पूछे हमारी। इस पावन धरा को जहाँ पैसे को छूना तक पाप माना जाए, ऐसी धरा को जहाँ ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने शिक्षा जगत, पर्यावरण जगत और आने वाली इस जनरेशन को इतना कुछ दिया, इस धरा को मैं प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी, ब्रह्मानंद जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। जिस दिन तो यहाँ आने के बारे में पता चला था, तब से उनके बारे में जान रही थी और मुझे लगा था कि मैं अभी तक अनभिज्ञ थी कि उनके द्वारा इतना कुछ हमारी आने वाली जनरेशन को दिया गया, तो हमें पता तक नहीं था। मैं इस पूरी समिति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें और पूरे बच्चों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के गांव कोचनगर से आती हूँ। उपलब्धि के बारे में भैया लोगों ने बता ही दिया था और ऐसी शख्सियत सामने बैठी हैं जिनको हम दिन सुबह उठते हैं तो सबसे पहले रील के जरिए आपके बहुत प्रेरणादायक शब्द हमारे कानों में पहुँचते हैं। खान सर को मैं प्रणाम करती हूँ। नरेंद्र भैया जिनकी इतनी अच्छी सोच है, उनकी पूरी टीम की इतनी अच्छी सोच है कि वे चाहती हैं कि जो हमने किया वो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे। तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। मेरी बहुत सारी छोटी छोटी बहनें यहाँ आई हुई हैं, उन्हीं में से मैं एक हूँ। आज मैं 29 वर्ष की हूँ और आपको मेरे साथ 29 वर्ष पीछे लेके चलती हूँ। तो मेरी 6 बुआएँ थी, हमारे घर बड़े पापा की 5 बेटियाँ थी, मंझली पापा की 5 और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तब ये था कि अरे बाबा दामोदर की भी किस्मत टूट गई, एक घर के 3-4 छोरी हुई तभी जाके छोर हो। तो जिस परिवार से मैं आती हूँ वहाँ हमारे यहाँ ये था कि पहले बहुत सारी बहनें आती हैं, फिर भाई आते थे। 5वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई मेरे गाँव में हुई और वहाँ हमारे सारे भाई जो थे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। तब बड़ी इच्छा होती थी। पहली लड़ाई जो घर से प्रारंभ हुई थी वो घी की रोटी से शुरू हुई थी। तो हमारे घर में ढेर सारी बहनें हैं, बहुत सारी। तो घर में 3 भाई हैं, बड़े पापा का एक, मंझले पापा का एक और मेरा भाई है। तो जब घी की रोटियाँ बनती थी तो बड़े पापा इन सबको बिठा के खिला दी जाती थी और भाइयों को और हम सब लड़कियों को नहीं दी जाती थी। तो मैं बोलती थी कि हमारे भी चुपड़ी रोटी चाय, तो वो बोलते थे कि इन छोरियों की खिलाएंगे तो कब तक खिलाएगा। तो मैं झपट के खा लेती थी। और आपको ये चेहरे पे जो ग्लो दिख रहा है, तो आज भी मुझे दूध घी मक्खन का इतना शौक है कि बस। तो बचपन से ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होने के बाद मुझे मेरे मामा साहब के घर भेज दिया गया पढ़ने के लिए। मैं बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं। मेरे को जब मेरे मामा साहब के घर भेजा गया था तो दूसरों के घर रहना मतलब टमाटर फ्रिज में से लेने से पहले भी सोचना पड़ेगा ले या नहीं ले। आपको सारा काम भी करना है, उस घर का सब कुछ करना है। और मैं जिस परिवेश से आती हूँ, मेरी खुद की सगाई जब मैं 2 साल की थी तब हो गई थी। तो हमारे यहाँ 12वीं इसलिए करते हैं बस कि हमारे यहाँ जात का सम्मेलन होता है और सरकारी सम्मेलन होता है। पहले क्योंकि उसमें आधार कार्ड चल जाता था, पर बाद में पुलिस के छापे लगने लगे कि ये तो आधार कार्ड भी फर्जी बना लाते हैं। तो फिर ये रूल हुआ वहाँ पे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की मार्कशीट लड़कियों की मांगी जाती थी। तो हमारे यहाँ हम लोग 12वीं इसलिए लड़कियाँ पढ़ाते हैं, भले खेल की हो या पास हो, कि वो ब्याह की जगह काम आएगी कि छोरी हमारी बालिग 18 साल की। तो इस तरह से वहाँ पर हमारी परवरिश हुई और 12वीं कक्षा तक मैं मेरे मामा साहब के घर पढ़ी, जो मुझे सबसे कठिन मेरा समय रहा। अब मैं आती हूँ असली चीज़ में, जो मेरे बहन भाई यहाँ पीछे खड़े हैं। मेरी लगन उस समय तक निकल गई थी 12वीं के बाद कि अब तो छोरी आ गई है कि लगन निकाल दो, सारी बहनों की शादी एक साथ होती है। पर इस तरह से किस्मत और प्लेटफॉर्म हमको मिलते हैं। मुझे आज यहाँ स्वामी जी की धरा पर बुलाया, न जाने क्या मेरा उनका जुड़ाव था, इस वजह से
बड़े पापा ने ये डिसाइड किया कि ऐसे तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। कारण ये था कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता था। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अच्छा, तो मैं अब आपको सीधा हेलो, आपको मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है? पीछे तक? तो याद रखिएगा, मैं आपको मेरे साथ घोषनगर गांव से लेके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक लेके जाऊंगी। तो आपको बस थोड़ी सी शांति बनानी होगी और 20 मिनट का आपके जीवन का कीमती समय और मेरे जीवन का 20 मिनट कीमती समय हम उपयोग करेंगे। तब हम आ गए थे पढ़ाई पे, तो मेरे जो भाई थे वो भाग भाग के गांव आते थे। उसकी वजह थी कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, ना भाई के हाथों का ना टिफिन। तो घर के लड़कों को तो पढ़ाना जरूरी है क्योंकि 3 ही छोरे हैं हमारे घर में। तो जब मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए तो उन्हें देखा कि बीच में रोड है, उनका रूम है और सामने गर्ल्स कॉलेज है। तो डिसाइड हुआ कि छोरी उनका कॉलेज है, छोरा होने भी है नहीं, छोरी छोरा की रोटी उन भी बना लेगी और ग्रेजुएशन भी कर लेगी। तो इस तरह से मेरे जीवन का पहला प्लेटफॉर्म मेरे भाइयों की रोटी बनाने के लिए मुझको मिला था और मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि मैं आज तक हम ईश्वर में बिलीव करते हैं, ईश्वर को कुछ देना होता है तो वो अनजान रूप से देता है। अब जिस तरह से मेरे भाई उदंडता करते हुए ऊपर पहुँचे थे, हम वो बच्चे होते हैं जो पहली बार हमको आज़ादी मिल गई तो हमको हवा लग जाती है और हमारे छोटे छोटे पंख निकल के आ जाते हैं। तो जब मैं मेरे भाइयों के साथ पढ़ने के लिए आई थी, मेरे लिए शहर नया था, कॉलेज की लड़कियां नई थी और वो जो बोलती थी वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरी प्यारी बहनें, ये मैं स्पेशली आपके लिए बोलना चाहूँगी। वर्ष 2012 की बात है जब मुझे पहली बार पढ़ने के लिए भेजा गया और मैंने मेरी आज़ादी का दुरुपयोग किया था। मैंने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाई थी उर्वशी परमार के नाम से। दूसरा, मेरी सहेलियाँ जो बोलती थी वो मुझको सबसे अच्छी बातें लगती थी और मेरे माँ बाप की बातें और मेरे गुरु की बातें मुझे कर्कश लगती थी, जो आपके साथ भी कई बार होगा। पर मुझे कहाँ झकझोर होने की नौबत आई वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सहेलियों ने कहा कि 250 रुपये लिया, अपन वाटर पार्क जाते हैं। तो मैं 250 रुपये कहाँ से लाऊँ? तो मैंने मेरे पापा के 250 रुपये चोरी किए थे पहली बार और हम सारी गर्ल्स कॉलेज की 8-10 लड़कियाँ वाटर पार्क गई थी। वहाँ हमारे गाँव के भैया ने देख लिया, तुरंत घर पे फ़ोन किया कि इनकी लड़की, बहुत सारी लड़कियों पानी में मस्ती कर रही है, चुपकिया चुपकिया कपड़ा पहना है। आज मेरे लिए वाटर पार्क बड़ी कॉमन चीज़ है, नॉर्मल वाटर पार्क ही तो गई थी। पर उस दिन मुझे वहीं से घर तक मारते मारते ले जाया गया था। मेरे नाक से खून निकल रहा था, मेरे घर में जितने लोग आ रहे थे मुझे थप्पड़ मार रहे थे। मेरे घर पे मेरी बुआ लोग भी आए थे, उनका एक ही चीज़ कहना था, मेरे पापा ऐसे कुर्सी में चेहरा लटका के बैठे थे और उन्होंने कहा था, आज तो थारी छोरी वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन जल्दी से विदा करो। सबने जब मुझे बहुत मार लिया तब मेरे पापा ने एक बात बोली कि बेटा वाटर पार्क जाना में बुराई नहीं, बुराई यह है कि तू बस तुम्हारे बिना बताए गई, यदि तुम करेगी तो भी हरना होगी। इस बात का ये निकलता है कि हम जो भी करते हैं उसका असर केवल हमारे ऊपर नहीं होता, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश पे होता है। आज खान सर जो भी कर रहे हैं वो अकेले नहीं कर रहे हैं, न जाने देश के किस कोने में किस बच्चे के ऊपर चिंगारी जला रहे हैं और उसका भविष्य बना रहे हैं। आज जब मैंने आई और ब्रह्मानंद स्वामी जी के कार्यों के बारे में पढ़ा तो मुझे मंथन करने पे सोच में विचारना पड़ेगा कि हमने अभी तक किया ही क्या है, कुछ नहीं किया है। और उस व्यक्ति ने जीवन में सदियों पहले शिक्षा के महत्व को समझा के आज न जाने कितने बच्चों को अफसर बना दिया और अच्छा इंसान बना दिया। बाद में अब मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, सबसे पहले तो फर्जी आइडिया बंद करी और अब मेरा ये हो गया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को प्राउड फील हो, कुछ तो करना है। फिर मैंने कॉलेज में पता किया कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, गाने में, डांस
सकता हूँ। जब तक आप पेंटिंग नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि अच्छा कलाकार बन सकता हूँ। जब तक बेसुरा गाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बहुत अच्छा गा सकता हूँ। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में, सही होगी गलत होगी कुछ भी। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जिसकी 3,000 की राशि मिली। मेरी प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को फ़ोन किया, वो आए। मेरे तो हमारे जिले के कलेक्टर और हमारे यहाँ के एमएलए मेरे कलेक्टर के सामने मेरे पिताजी और बाकी जो किसान होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं घुटने के ऊपर और जी साहब करते हैं। उस दिन कलेक्टर के बगल में खड़े हुए थे तो उनकी आत्मा झकझोर कर रही थी कि मैंने हमारी छोरी पर भरोसा करके छोड़। और उसके बाद मुझे परमिशन मिल गई थी कि हाँ थारो क्या हो 1 साल और मैं टाल रही हूँ, थारे जो करना है वो कर। वहाँ से शुरुआत हुई। अब जब मैंने बहुत सारे एनएसएस के काम किए तो मुझे भारत सरकार द्वारा मालदीव भेजा गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तब ये 2015 की बात है, 15-16 की। मेरे साथ मिस इंडिया, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन, निश्क के टॉपर, IIT के टॉपर, हम सब गए। मेरा जीवन में पहली बार पासपोर्ट बना और मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठी। तो बहुत लंबा सफ़र था और मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो उसने पूछा चले जाइए। पर मैंने कहा वो ना सब जाता कहाँ है? तो बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, कैसा प्रश्न पूछा? मैंने कहा हमारे गांव में बोलते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर से जाए मुँह मत खुला किया करो। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि हेलीकॉप्टर की चीज़ जाती कहाँ होगी। तो फिर उन्होंने बताया था गाँव का बच्चा जिसके मन में सारी चीज़ें ऐसी अजूबे की तरह थी। वहाँ जब मैं मालदीव पहुंची, भारत के राजदूत हमारे यहाँ के राजदूत मिलते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति मिलते हैं, हमारे भारत का झंडा पीछे लगा होता है और भारत के प्रतिनिधित्व के लिए हिंदी में बोलने के लिए मिस इंडिया की जगह मुझे चुना गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, वहाँ ये प्रश्न था। और मालदीव में सबको हिंदी आती है। तब मुझे भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन में भी भ्रम था कि बहुत सारा पैसा था जो अंग्रेज लूट के चले गए और सोना बहुत सारा था जो अंग्रेज लूट के चले गए। नहीं, वो सोना आपके पास है। पता है वो सोने की चिड़िया क्या है? भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि भारत पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सब कद-काठी के लोग हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब रंग रूप के लोग हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब नए नक्श के लोग हैं। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है क्योंकि किसी देश के पास या तो पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं या समंदर होते हैं। पूरे विश्व का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, समंदर भी है और पठार भी है। तो आपका सोना कोई लूट के नहीं ले गया है, वो आप ही के पास है। जब मैं वापस आई थी मालदीव से, उसके बाद मुझे कुछ तो लगा कि मेरे अंदर कुछ तो है। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बड़ा गोल एकदम से नहीं मिल जाता। पहले आपको भी खोजना पड़ता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। अब मुझे कुश्ती खेलने के लिए चुना गया था 63 किलो के वेट में। मुझे कुश्ती नहीं आती थी पर मैं हड्डी देखती थी। तो हमारे सर ने बोला कि 63 किलो का वेट खाली जा रहा है, तुमको सिर्फ व्यक्ति सोचेगा दाव पेच लगाओ, जब तक तुम्हें पैर पकड़ के उसके ऊपर गिर जाना है तो उसके कंधे टिच जाएंगे। तो मैंने कहा देखते हैं। तो ऐसे करके हमारा जिला पास हो गया, मेरा स्टेट हो गया। फिर मैं कुरुक्षेत्र गई नेशनल खेलने के लिए। मेरे बाहर मतलब राज्य के बाहर का पहला ऐसा चीज़ जब मैं खेल के लिए गई और फिर वहाँ पे मुंबई की लड़की ने मेरे को उठा के बम से फेंका जहाँ मेरी हड्डी पसली बिल्कुल हिल गई। तो ये चीज़ मुझे खेल में अपने ऊपर समझ में आई। अब बात आती है कि क्या करूँ। दीपावली का दिन था, मैं अपने गाँव गई थी और हमारे यहाँ दीपावली के दिन गाय की जब पूजन होती है तो चांदी की पायल गाय के सींग पे और खुर के पास लगाई जाती है। तो मैं अंदर में मम्मी से पूछी कि मम्मी एक लाल गाय नहीं दिख रही। तो मम्मी ने बोली थारे पता नहीं। उनकी कहीं क्योंकि एक दिन 14,000 रुपये अर्जेंट में मैं चाहे थे और मेरे भाई की फीस भरनी थी। हमने पापा को फ़ोन लगा दिया कि पापा अर्जेंट में 14,000 रुपया भेजो, हमारी फीस भरनी है, डेट निकल गई है। उन्होंने पैसे भेज दिए। और हमारे यहाँ गाय को 3 साल बाद घर की ही गाय को गाय बनाते हैं। जो हमारी बच्चियाँ होती है वही हमारे घर की गाय बनती है। और बूढ़ी गायों को हम कहते हैं खूंटे की गाय खूंटे पे मरनी चाहिए, जिस घर की जिस घर।
पता चला कि मात्र 14,000 रुपये के लिए जो हमारे घर की गाय बननी थी वो पापा ने बेच दी थी। तब से मुझे लगा कि मुझे छोटी छोटी नौकरियां करनी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे छोटे बहन भाइयों, मैं आप सबसे भी कहूँगी एक एक पैसे की कीमत को यहाँ समझना। न जाने कितनी पाई पाई जोड़ के आपके मम्मी पापा आपको जो सुंदर सुंदर स्मार्टफोन दिलाए हैं, इसका सदुपयोग करना। न जाने कितनी पाई पाई जोड़ के खुद के खटे जूते होने के बावजूद आपको अच्छे जूते दिलाए होंगे। न जाने कितनी पाई पाई जोड़ के आपकी मम्मी का ब्लाउज घिस गया होगा गोबर फेंक के काम कर करके, पर तुमको चकाचक सलवार सूट और सूट दिलाया होगा। उस पैसे की कीमत को बहुत अच्छे से समझना कि मैंने 3,000 की नौकरी करी। तब मैंने एक न्यूज़ चैनल में काम करते करते इनपुट में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब क्लिक हुआ, ओके चलो के लिए नहीं किया। जब गूगल पे सर्च किया तो 32 साल पहले बछेंद्री पाल मैम ने सबमिट किया था। मध्य प्रदेश की किसी लड़की को मात्र सोचने में 32 साल का सोच का अंतर आ चुका था। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कुछ राज्यों की स्थिति, मानसिक स्थिति। जब मैंने पहली बार सबमिट सोचा तो पता नहीं था कि माउंट एवरेस्ट इतना कठिन होगा। अब आता है माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन के बारे में सोचने के लिए, करने की चीज़। एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। उससे पहले आपको काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो करने पड़ते हैं। मेरे लिए मेरी एक ही कमी है और मेरी एक ही ताकत है। मैं बहुत जिद्दी हूँ, कहीं मेरी कमी है, कहीं मेरी ताकत है। अब मैंने सोच तो लिया था, करूँ कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोर्स करने के बाद अब 25 लाख रुपए इकट्ठा करना मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज़ थी। किसी ने कहा कि कोई नेता स्पॉन्सर करता है तो मैं उनके द्वार गई। किसी ने कहा कोई अधिकारी स्पॉन्सर करता है, मैं उनके द्वार गई। एट द एंड समझ में आया कि आपको अपनी चीज़ को बेचने के लिए मार्केटिंग आनी चाहिए। मतलब आप अपनी चीज़ को कैसे कन्वेंस कर सकते हो। तो एक गाँव के बच्चे को कैसे सूझ पड़ेगी। तो मैंने अखबारों का बंडल लिया और जिसमें मैंने पहली बार 500 लोगों के नंबर निकाले प्रथम पृष्ठ से कि जो व्यक्ति इश्तिहार दे रहा है मतलब उसको मार्केटिंग चाहिए। और फिर मैं उन नंबरों पर फ़ोन करके बोली थी कि मुझे आपके हेड से बात करनी है। अब जस्ट जैसे खान सर बैठे हैं तो मैं उनके पास जाने के बाद मिलने का समय मिल गया तो मैं उनसे जाके पूछती थी, सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? देखी है? नहीं देखी है? तो कुछ लोग बोलते थे हाँ हमने सुल्तान मूवी देखी है। तो फिर मैं उनको बताती थी तो सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगी, मेरे साथ आप फेमस हो जाओगे, आपका लोगो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा जैसे रिबॉक का गया। तो आपको भविष्य में आप किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज़ में आओ, आपको अपनी मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। कोई आपकी चीज़ को नहीं बेच सकता। इस तरह से मुझे 17,000 पहली बार इकट्ठा हुआ। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे स्पॉन्सर किया और 2018 में कुछ बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मंच में उतार के फेंका कि 18 लाख रुपए लड़की मांगने के लिए आ गई। बहुत चीज़ें बीती। पर अब आती है पहाड़ के चैलेंजेस। हमारा जो 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है उसमें 2-2 किलो के जूते होते हैं, 36 किलो का बैग होता है। हम हमेशा रात को क्लाइंबिंग करते हैं और उस समय बर्फ़ हार्ड होती है। चेहरा पूरा झुलस चुका होता है, चेहरे से टपक रहता है, हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाता है। और ऐसे लड़की यहाँ मुझे मासिक धर्म केवल 5 दिन के लिए आता है, वहाँ मुझे पूरे 2 महीने निरंतर आता है, जिसकी वजह से मेरा ब्लड का कलर रेड की जगह वाइट और येलोइश में बदल जाता है। सैनिटरी पैड पहनने के लिए कई बार मन करता है कि चिंपांजी की तरह चलो, क्योंकि चलते हुए नहीं बनता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पर्वतारोहण ज़्यादा कठिन होता है। उसके बावजूद 60% महिलाएं माउंट एवरेस्ट सबमिट करती है और 40 पुरुष करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब यहाँ से वहाँ तक एक लेडर लगा हुआ होता है, एक छोटी सी रस्सी आपको अटैच होती है और वो जिगजैग करता है, तब ऐसे पैर थर-थर कांपते हैं कि आप प्रवास में जैसे भी गिरोगे, मतलब एक दरार, तो वहाँ आपकी छाती पेट की और पीठ की ऊपर आ जाती है और आपकी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। इन सब कैंप में पहुँचने के बाद असली चीज़ शुरू होती है 7,900 मीटर, मतलब कैंप 3 के बाद, जहाँ आप सुनते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, तो जो गार्बेज है वो
डेड बॉडीज़ का गार्बेज है, लाशों का गार्बेज है और उनके सामानों का गार्बेज है। 7,900 मीटर के बाद कोई भी डेड बॉडी वापस नहीं लेके आ सकता क्योंकि वो आपसे लाने की बनते नहीं है। तो जैसे मैं आज मरती हूँ, आप 25 साल बाद जाओगे तो बस थोड़ी वाइट हो जाऊँगी और बर्फ़ इधर से उधर पिघलती है, मतलब ग्लेशियर, तो नई नई डेड बॉडीज निकल के आती है। कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार आपको ऊपर से क्रॉस करना है और रास्ता वही है, तो आपको पार करके तो जाना पड़ेगा। वर्ष 2018 की बात है, मेरा माउंट एवरेस्ट में मैं 8,100 मीटर पे थी, मात्र 700 मीटर बचा था और मेरी शेरपा ने मुझसे कहा कि बहनी सबमिट तो कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन कम बची थी। उस समय पे ये वैसा हो जाता है जैसे आप यूपीएससी में 0.1 नंबर पे खड़े हुए हो। ये वैसा हो जाता है कि सब कुछ लगा दिया जीवन का, करो तो क्या करो। तब शेरपा ने मेरी एक बात बोली कि बहनी पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो हम दोबारा चढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब जब आप हताश होते हो, मन में बुरे बुरे ख्याल लाते हो, तो एक चीज़ याद रखना, पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेंगे। 2018 में मैं मात्र 700 मीटर से वापस आई थी, पर जब मैं काठमांडू पहुंची तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन छप चुकी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, सब अखबारों में कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। अब ऐसे समय में दो चीज़ होती है, या तो आप वो झूठी वाहवाही ले लो और घुटते रहो, या आप आत्मग्लानि से मर जाओ। मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा कि रियलिटी बताओ, नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा 700 मीटर नहीं हुआ, मेरा रह गया। जो लोग अभी तक तारीफ कर रहे थे, सबसे पहले वो मेरे माँ बाप को कैमरा और माइक लेकर टॉर्चर करने के लिए पहुँचे थे। हजारों रिश्तेदार थे जो टॉर्चर करने के लिए पहुँचे थे। ऐसे टाइम पे अब आप क्या करोगे? आपके बुरे कर्म हो या आपकी असफलता हो, आपके माँ बाप इसलिए ज़्यादा डरते हैं कि आपसे ज़्यादा उनको सुनना पड़ता है। मेरा मन उस समय बहुत घबरा रहा था। तब मुझे एक चीज़ याद आई कि दूसरे गेमों में आप फेल होते हो या पास होते हो, हार जाते हो या जीत जाते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। तो मैं जिंदा वापस तो आई थी कम से कम। अब मैंने दोबारा अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मैं वापस कोर्स करने के लिए कि मैं 0 से शुरुआत करूँगी। तो जो आप चद्दर देख रहे हैं ना ऊपर वाली, वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी और नीचे से एक व्यक्ति रस्सी से सपोर्ट देता है कि कभी बाई चांस फॉल डाउन हो तो आपको कोई व्यक्ति सपोर्ट दे देगा। 4 जुलाई 2018 को जब मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी, मेरे बिलिया के हाथों व्हीलर छूटा और मैं ऊपर से सीधा नीचे गिरी। 4 जुलाई 2018 को ये मेरे गर्दन के पास, मेरे बीच में और मेरे कमर के पास 3 हेडलाइन फ्रैक्चर मनाली इंस्टीट्यूट में हो गए थे। इससे ज़्यादा दर्द मुझे मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ क्योंकि मेरे दांत उस समय चिपक गए थे। इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता तो उन्होंने कमर में फटाक से बेल्ट बांध के मुझे मनाली से दिल्ली वाली बस में बिठा दिया। मैं आज भी उन लोगों को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने ठंड में उनकी कम्बलें मेरे नीचे रखी। मैं मनाली से दिल्ली कैसे आई, दिल्ली से भोपाल कैसे आई, और मैं जब स्टेशन पे आई तो सबसे पहला फ़ोन मैंने मेरे पापा को किया कि पापा हमारे लेने आ जाओ, हमारी कमर टूट गई। पहली बार मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ा था। उन्होंने बोला कि थारा अलावा भी घर में और छोरी होने 3 महीना तो बिस्तर पे रहेगी, लोग क्या करा कहीं करके या इनकी छोरी थारे जहाँ जाना हो बेटा वहाँ जा, बस तो घर में जाना। उस समय तो बस आपसे बस मैं इतना कहना चाहूँगी अंत में कि जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी, जिस चीज़ के लिए मुझे सर को यहाँ बुलाया गया उसकी केवल एक वजह है, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे होते जाते हैं। जब मैं ट्रेन के सामने खड़ी थी तो मेरा मन एक समय ये भी कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास नौकरी थी, ना घर वाले आने के लिए हाँ कर रहे थे, और दूसरा मन कर रहा था कि ईश्वर शरीर है वो भी तोड़ दिया आपने, इससे ज़्यादा क्या लोगे। पर गुरु की कितने बड़े महिमा होती है और रोल होती है। वो फर्जी लोग जो मुझको बोलते थे यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो गुड, ऐसे फर्जी आईडी वाले लोगों को भी मैंने बोला कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तुम मेरे लिए जान दे सकते थे, चलो अभी थोड़ी मदद ही कर दो। तो एक भी व्यक्ति नहीं आया।
बच्चियों, ऐसे लोग सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर होते हैं, उनको डिलीट कर देना। मेरे गुरुजी और उनकी वाइफ मुझे लेने के लिए आए। मैं 9 महीने उनके घर पे रही और जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ बुलाया, मेरे जीवन को 2 पिक्चरों ने बदला है और कुछ बहुत अच्छी किताबों ने। जिसमें से पहली जो थी वो थी चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान लड़कियों को बोलता है कि लड़कियों, जिंदगी के 70 मिनट दिखा दो इस दुनिया को। मैं खुद से बोल दे रही कि जिंदगी के 2 महीने देखा दिखाना है इस दुनिया को। और अंत में मांझीराम माउंटेन में का एक डायलॉग है ना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं बोल रही थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं, तब तक छोड़ूंगी नहीं। जब मैं 9 महीने बाद वापस उठी तो मैं 92 किलो की हो चुकी थी। मेरे से 400 मीटर का एक राउंड का दौड़ते नहीं बनता था। और फिर मेरे कोच साहब ने मेरी जब तैयारी की थी, अगले 1 महीने बाद मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, हर सैटरडे 21 किलोमीटर दौड़ती थी, 4 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती थी। मुझे जुए हो चुकी थी तो मैंने बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए थे। मेरे फ़ोन में केवल 3 लोगों के नंबर थे। मैंने एक दिन त्यौहार नहीं मनाया था। मैं एक स्कूल में नौकरी करती थी, खूब सारा अच्छा खाना खाती थी, मालिश करती थी, सो जाती थी। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करो। लोगों के सोने से पहले 4 बजे केवल 1 साल उठ के देखो। इस दुनिया से दूर हो जाओ, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से रील डालती हूँ। मध्य प्रदेश की जीके की बुक, जितने भी बच्चे NPPSC के एग्ज़ाम देते हैं, मैं कभी कांस्टेबल कभी एग्ज़ाम निकालने लायक मेरी औकात नहीं है, पर मुझे आज ये पता है कि मैं सारे IITs में जाके या IAS ट्रेनिंग संस्थान मंसूरी में जाके, नरोला अकेडमी मध्य प्रदेश में जाके, या मध्य प्रदेश की आप जितनी भी जीके की बुक है या NPPSC का पेपर है, उन्हें 1 नंबर मेरे नाम पे आगे टिक करने के बाद ही मिलता है। जब मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट के लिए उठी, मुझे फिर से सरकार ने मदद करी। मैं फिर से इस बार के लिए गई। मेरे वही 2 किलो के जूते, 36 किलो का बैग। और मेरे इंस्टा पे आप देखोगे तो पता चलेगा, चेहरा आज मेरी स्किन आपकी स्किन से 10 साल बड़ी है। जैसे ठोकर लगती है तो चमड़ा निकलता है कि नहीं निकलता है, ऐसे 10 बार चमड़ी निकली है। खून टपकता था यहाँ से, रुमाल रखती थी, होंठ सफ़ेद पड़ चुके हुए होते हैं। अब मेरा जो वजन 72 किलो था वो मात्र 51 किलो पे आ गया था। कि पहले शरीर का मांस खत्म होता है, पेट खत्म होता है, मसल खत्म हो जाता है। पहाड़ों पर खाने को नहीं मिलता है, केवल बर्फ़ खोदो, पानी पिघला और खूब पीना पड़ता है। इन सबको पीने के बाद वही भोजनगर गाँव की लड़की 22 मई सुबह 5 बजे 2019 -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ आप चंद सेकेंड के लिए भी ग्लव्स निकालते हैं, उंगली काटनी पड़ जाती है, उस टेम्परेचर में उसी किसान की बेटी के रूप में पूरी मध्य प्रदेश की नारी का नेतृत्व करते हुए सुबह 5 बजे माउंट एवरेस्ट के टॉप पे भारत का झंडा लेके गई। बाद में वापसी में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरी किसी का ऑक्सीजन पीना से उनकी डेथ हुई। अंत में मैं आप सबसे केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया गया है। स्वामी जी के पद चिन्हों पर मैं चलने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। मेरे द्वारा 5 बच्चे हैं जिनको मैंने गोद लिया है, जो भारत की पहली किन्नर है जो माउंट लंबू की चढ़ी जो मेरे पास रहती है। 3 बच्चियाँ हैं जो शेर से लड़ी हुई हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन मेरे शेरपा के हर साल मैं बच्चों की फीस भरने के लिए जाती हूँ। खान सर से मैं इतना बड़ा नहीं कर पा रही हूँ और छोटा छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी बच्चियाँ का एवरेस्ट गर्ल किताब आपके पास अमेज़न पे है, आप कभी और भी कुछ पढ़ना चाहें तो इसमें से पढ़ सकते हैं। अंत में 2 लाइन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और तुमने इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए भेजा है। भेजा किसने है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए ऐसे सवालों पे अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय है, और जितना भी है कमी है, हर चीज़ का तजुर्बा करना, मन भर के खाना